तो मैंने ऑलरेडी सर्विसेज में हूँ मैं, ऐसी कोई बड़ी बात। अच्छा तो कौन से प्रोफाइल में क्या कर रहे हैं आप? मैं एज ए ALC भी था, उसके साथ साथ मैं UPPCS में भी मेरा सिलेक्शन हुआ था फर्स्ट अटेम्प्ट में, बट मैंने उसको ज्वाइन नहीं किया। अच्छा और ठीक है, मेरा ओवरऑल अभी मैं सर्विस में हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। सर, तो सवालात जो हुए कहाँ से ज़्यादातर पूछे गए आपसे? करंट अफेयर्स का कितना रोल रहा? करंट अफेयर से क्वेश्चंस काफ़ी पूछे गए। इन्होंने पूछा कि यूपी में यूथ कौन कौन सी प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, और फिर इंजीनियरिंग से उन्होंने पूछा कि काफ़ी इंजीनियर्स मतलब इंडिया में हो रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, काफ़ी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। क्या आपको नहीं लगता है कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट को फोकस करना चाहिए इंजीनियरिंग सेक्टर में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में? नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, लगातार UPSC इंटरव्यू चल रहा है। हमारे साथ कैंडिडेट हैं जो इंटरव्यू दे के आए हैं। पूरी रणनीति होने वाली है कि एक UPSC एस्पिरेंट को किन किन बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए। हाँ सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत बहुत बधाई आपको। जी धन्यवाद। क्या शुभ नाम है आपका? कौन सा अटेम्प्ट? अमित है, और ये मेरा चौथा अटेम्प्ट है, तीसरा इंटरव्यू है। अच्छा, तीसरा इंटरव्यू। हाँ, एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है? मैंने इंजीनियरिंग किया है जी। तो सर, क्या आज का इंटरव्यू की बात करें, कैसा रहा आज का इंटरव्यू आपका? मेरे हिसाब से इंटरव्यू काफ़ी अच्छा था, और मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर किया है। और बोर्ड भी काफ़ी कॉर्डियल था और उन्होंने सेटिस्फैक्शन मुझे फील हुआ। अच्छा, बोर्ड की बात करें, कौन सा बोर्ड था मेरा आपका? सुमन शर्मा मैम का बोर्ड था। अच्छा। तो सर, जब शुरुआत होती है, मॉक इंटरव्यू दिए होंगे आपने। मॉक इंटरव्यू और रियल इंटरव्यू में कितना अंतर देखने को मिला है? आपने दिए होंगे। मॉक इंटरव्यू काफ़ी मुझे ऐसा फील होता है कि काफ़ी प्रेशराइज्ड महसूस होता है, वो ज़्यादा ग्रिल करने की कोशिश करते हैं जी। और काफ़ी डिफरेंट है, मुझे ऐसा फील होता है मॉक इंटरव्यू और रियल इंटरव्यू में। अच्छा। जो अभी मैं इंटरव्यू दे के आया हूँ, अच्छा। और कंपेयर टू मॉक इंटरव्यू जो मैंने दिया था, हाँ। उसमें और इसमें काफ़ी अंतर है। अच्छा, तीसरा इंटरव्यू था सर, तो 2 इंटरव्यू जो हुए, आपने क्या ऐसी आपको लगा कि क्या हमारी कमी रही कि तीसरे इंटरव्यू तक आए हैं आप? हाँ, मुझे लगता है कि कभी मेरा थोड़ा GS में स्पेशली फॉर GS1, और थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा इंटरव्यू में कुछ नंबर मेरे कम थे, और इस वजह से चीज़ें बहुत पॉजिटिव नहीं आ पाई। बट ठीक है, 2-4 नंबर से आगे पीछे रहता है। अच्छा। तो मैंने ऑलरेडी सर्विसेज में हूँ मैं, ऐसी कोई बड़ी बात। अच्छा, तो कौन से प्रोफाइल में क्या कर रहे हैं आप? मैं एज ए ALC भी था, उसके साथ साथ मैं UPPCS में भी मेरा सिलेक्शन हुआ था फर्स्ट अटेम्प्ट में, बट मैंने उसको ज्वाइन नहीं किया। अच्छा। और ठीक है, मेरा ओवरऑल अभी मैं सर्विस में हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर, तो सवालात जो हुए कहाँ से ज़्यादातर पूछे गए आपसे? करंट अफेयर्स का कितना रोल रहा? करंट अफेयर से क्वेश्चंस काफ़ी पूछे गए। इन्होंने पूछा कि यूपी में यूथ कौन कौन सी प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, और फिर इंजीनियरिंग से उन्होंने पूछा कि काफ़ी इंजीनियर्स मतलब इंडिया में हो रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, काफ़ी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। क्या आपको नहीं लगता है कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट को फोकस करना चाहिए इंजीनियरिंग सेक्टर में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में? और आजकल ऐसा लग रहा है, जो कि देखने में रिपोर्ट्स आ रही हैं कि मैक्सिमम इंजीनियरिंग स्टूडेंट फोकसिंग ऑन UPSC एंड सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। तो ये सब क्वेश्चन पूछा गया। उसके बाद और भी क्वेश्चन उन्होंने हॉबीज़ से पूछा। फिर हॉबीज़ से पूछा कि ब्लाइंड क्रिकेट कब हुआ था, और अभी रिसेंट में कहाँ पे हुआ था। फिर उन्होंने पूछा कि जो इंडियन क्रिकेट है अदर स्पोर्ट के रिस्पेक्ट में काफ़ी फेमस है, इसका क्या रीजन हो सकते हैं। अच्छा। और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, जो अदर स्पोर्ट्स हैं उसको भी सिमिलर बेसिस पे प्रमोट किया जाए। IPL इतना फोकसिंग है। अच्छा। IPL में इतना लोग फोकस क्यों कर रहे हैं, मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए। इन द सेंस कि IPL फोकस इन द सेंस पूछा गया कि IPL पे लोग काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इवन बिजनेस सेक्टर से लोग काफ़ी ज़्यादा इंडल्ज हैं। अदर स्पोर्ट्स में ऐसा क्यों नहीं लोग फोकस कर रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस थे। फिर कुंभ से रिलेटेड पूछ दिया गया कि कुंभ में जो ट्रेजेडी हुई है, ये क्या मिसमैनेजमेंट है, क्या एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर है, क्या है। फिर उन्होंने पूछा कि अगर आप मान लो मैं कुंभ में गया और हमारे आप गाइडर हो, गाइड कर रहे हो, और मैं त्रिवेणी के सामने खड़ा हूँ, तो आप मुझे कैसे गाइड करोगे और क्या क्या चीज़ें बताओगे। इस टाइप के क्वेश्चन उन्होंने पूछा। इस टाइप के सारे क्वेश्चन रहे। अच्छा, तो सर, प्री मेंस इंटरव्यू तक पहुंचना बड़ी बात होती है। क्या रणनीति रही शुरुआत से ही, और इस बार आपने क्या बदलाव किया प्री के लिए? और आपने जब तीसरी बार इंटरव्यू तक पहुँचे, तो प्री मेंस तक आपका काफ़ी अनुभव है, क्या रणनीति थी आपकी? हाँ, डेफिनेटली मैंने काफ़ी चेंजेस किया। मुझे जहाँ तक लगा कि वीक है मेरा, जहाँ पे जो एरिया मुझे वीक महसूस हुआ, मैंने उस पर वर्क किया, और डेफिनेटली उसका रिज़ल्ट पॉजिटिव आया है। और मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा मॉक इंटरव्यू पिछली बार मैंने कम दिया था, और इस बार थोड़ा मैंने इंक्रीज़ भी किया, और मुझे उसका
बेनिफिट है, ऐसा नहीं कि मॉक इंटरव्यू पे बेनिफिट नहीं है। डेफिनेटली आपको करंट इशूज़ जो अभी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जो भी चीज़ें चल रही हैं वो आपको कहीं ना कहीं मॉक आपको हेल्प करता है। तो मुझे मेंस में कुछ मेरा GS1 का पेपर सही नहीं हुआ था उस समय जो पिछले अटेम्प्ट में, तो मैंने उसको भी काफ़ी अच्छी तरीके से हैंडल किया और ठीक किया। अच्छा, तो इसके लिए सर क्या क्या बुक्स मटेरियल आपने यूज किए प्री के लिए और मेंस के लिए, और जैसे कि करंट अफेयर्स के लिए क्या मैगजीन या न्यूज़पेपर क्या रहा? डेफिनेट मेरा देखो यार, मैं तो सिंपल जानता हूँ कि मैं ज़्यादातर फोकस मैंने मैगजीन पे किया था करंट अफेयर के लिए। अच्छा। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप न्यूज़पेपर ना पढ़ो, बट मेरा एम्फेसाइज ज़्यादा मैगजीन पे रहता था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि जो करंट अफेयर जहाँ से आ रहे हैं वो भी आई थिंक PIB, हिंदू न्यूज़पेपर, जो भी सोर्सेस हैं वो सब कलेक्ट करके एक मैगजीन के अंदर डाले जाते हैं, और मैं उसको ज़्यादा प्रेफर करता था। और न्यूज़पेपर को भी पढ़ता था, लेकिन मेरा मैक्सिमम फोकस मैगजीन पे होते थे। और उसके साथ साथ मुझे जैसे GS के जो भी सिलेबस, GS के सिलेबस को मैं NCERT वगैरह फंडामेंटल के लिए, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं NCERT वगैरह पढ़ा। और उसके साथ साथ फिर मैं ज़्यादातर स्टैंडर्ड बुक को पढ़ा, बट मैं पहले NCERT पढ़ा फिर स्टैंडर्ड बुक को पढ़ा, क्योंकि दोनों को समझने में आसानी होता है। जब NCERT पढ़ोगे तो आप स्टैंडर्ड बुक काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो इस टाइप से हमने अपने आप को, कौन से सब्जेक्ट के लिए हमें NCERT को ज़्यादा महत्व देना चाहिए? जैसे कि बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है कौन से, कहाँ से पढ़ें, कौन सी क्लास से पढ़ें और कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा? मुझे लगता है 8 से लेकर 12 तक NCERT पढ़ो, उससे नीचे मुझे समझ नहीं आता है। अगर ग्रेजुएट हो तो, अगर ग्रेजुएट नहीं हो तो फिर आप 6 से लेकर 12 तक पढ़ो। कौन से सब्जेक्ट की ज़्यादा ही महत्वपूर्ण हो जाती है NCERT? इस पॉलिटी के लिए काफ़ी अच्छा है, हिस्ट्री के लिए भी काफ़ी अच्छा है, और इकॉनमी वैसे देखा जाए तो सारे सब्जेक्ट के लिए बेटर है, बट मेजर सब्जेक्ट अगर देखा जाए, अगर पढ़ना चाहिए तो पॉलिटी, इकॉनमी और ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट अगर देख लोगे तो आपको एक तरह से आपका स्टैंडर्ड बुक से लिंकअप भी हो जाएगा और आपको बेनिफिट भी होगा, आप चीज़ों को आसानी से समझ पाओगे। सर बहुत सारे बच्चे CSET में प्रॉब्लम हो जाती है, GS हो जाता है, CSET नहीं निकाल पाते हैं, तो क्या करना चाहिए और क्या कमी ऐसी हो सकती है कॉमन की जहाँ से CSET से बाहर हो जाती है? देखो मेरा मानना ये है ना कि CSET बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, बट अब मैं, हो सकता है मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, तो मेरा मानना ये है कि CSET में आप पूरे सिलेबस को कवर करने की कोशिश मत करो। CSET में पर्टिकुलर टॉपिक को उठाओ, कम से कम ये याद रखो कि मुझे क्लियर करना है, ठीक है। हम ही नहीं कह रहे कि 100% सिलेबस पे फोकस करो। अब इसमें सिर्फ पासिंग मार्क्स है, तो आप पास होना चाहते हो तो लगभग 60% सिलेबस को अच्छे से कर लो, पास हो जाओगे। अब हम क्या करते हैं ना, हम चाहते हैं कि सारा सिलेबस को कवर करूँ और उस हिसाब से फिर मैं अपना फीडबैक दूँ, तो रिजल्ट, उसी के चक्कर में रिजल्ट ख़राब हो जाता है। और मैं ये नहीं मानता कि भाई CSET में कोई फेल हो रहा है तो वीक है। मेरा मानना ये है कि यार ठीक है, एग्ज़ाम से कभी अप्स डाउन्स होते रहते हैं, चीज़ें एग्ज़ाम्स हॉल में बोलना आसान है, वहाँ एग्जीक्यूट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट फेस होता है, ऐसी बात नहीं है। और CSET के लिए वो मैक्सिमम प्रैक्टिस करें, किसी भी क्वेश्चन आंसर ले, खुद ही आंसर देख के प्रैक्टिस करें, फार्मूला को समझे, हो जाएगा। उसमें क्या है, PYQ या मॉक क्या करें? देखो PYQ और मॉक दोनों बेटर है। मैं मानता हूँ ज़्यादातर मॉक करो और हो जाएगा, उसमें कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज नहीं है। अच्छा। सर नोट्स आपने कैसे बनाए थे, और नोट्स बनाने का एक तरीका होता है जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे नंबर आ सकें, इसके लिए क्या आपकी? देखो मैं तो, मेरा सिंपल फंडा है कि मैं मॉक, जैसे मैं नोट्स बनाता हूँ तो मेरा ये नहीं है कि मैं न्यूज़पेपर का बैठ के नोट्स बनाने लगूँ, कुछ नहीं। ये मुझे थोड़ा लगा न्यूज़पेपर का क्या नोट्स बनाना है, मैं ऑलरेडी मैगजीन फॉलो कर रहा हूँ, तो करंट के लिए तो मैं ऐसा नहीं करता। हाँ ये है कि न्यूज़पेपर को पढ़ता हूँ और उसके साथ साथ मैं ज़्यादा फोकस करंट अफेयर के लिए मैगजीन्स पे देता हूँ। और रही बात अदर सब्जेक्ट की, जो लगता है कि मुझे, मैं पर्सनली जो मानता हूँ कि जो मुझे समझ नहीं आता है, जैसे जो सब्जेक्ट मान लो पॉलिटी मुझे समझ नहीं आ रही है, इकोनॉमिक्स समझ नहीं आ रही है, कोई अदर सब्जेक्ट अगर मुझे समझ नहीं आ रहा है तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि जो चैप्टर समझ नहीं आ रहा उसका नोट्स बनाऊँ। जो समझ में आ रहा है तो मैं सोचता हूँ कि उस चीज़ों को नोट्स बनाने का क्या फ़ायदा, उसको मैं बार बार रिवाइज करता रहूँगा, टच में रहेंगे तो रिमेंबर रहेगा। लेकिन जो समझ नहीं आ रहा है, मुझे समझना चाहता है, तो मैं उसको नोट्स बनाता हूँ प्रॉपर, उसके बाद फिर उससे रिवाइज करता हूँ तो चीज़ें पॉजिटिव हो जाता है। 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं जितने भी प्री का भी होने वाले, अब क्या कर देना चाहिए और आपने क्या किया था इस समय से?
अभी तक तो मैं विशेषकर मैं मेंस ओरिएंटेड पढ़ता था। मतलब जब मुझे लगता है कि प्रीलिम्स आ गया है तो मैं 2 महीने प्रीलिम्स के 2 मंथ पहले मैं प्रीलिम ओरिएंटेड पढ़ता हूँ। प्रीलिम ओरिएंटेड मीन्स हम ऐसा नहीं कि मैं सिलेबस को पढ़ रहा हूँ तो प्रीलिम के लिए नहीं पढ़ना हूँ, डेफिनेटली पढ़ना हूँ। बहुत डिफरेंट नहीं है प्रीलिम और मेंस के सिलेबस में। मतलब प्रीलिम ओरिएंटेड मतलब कहना के चाहता हुए रहा हूँ कि जो मैक्सिमम टेस्ट सीरीज हो सकता है मैं कोशिश करता हूँ दूँ, क्योंकि हमको लगता है कि अगर हम टेस्ट सीरीज देंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें हमको समझ में ज़्यादा बेटर तरीके से आएगी और हम एलिमिनेट कर पाएंगे आसानी से। तो मैं ज़्यादातर एम्फेसाइज करता हूँ कि टेस्ट सीरीज देता रहूँ। टेस्ट सीरीज काफ़ी हमको बेनिफिशियल करता है और डेफिनेटली देना भी चाहिए, सबको देना चाहिए, क्योंकि आप एमसीक्यू को फॉर्म करने में प्रॉब्लम होगी और वहाँ आपको फॉर्म करते हुए मिलेगा और प्रैक्टिस करोगे तो डीप प्रैक्टिस करोगे, अच्छे से करोगे तो डेफिनेटली आपका पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। बहुत सारे बच्चों का एक डाउट और होता है कोचिंग का। कोचिंग बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं, तो आपने कोचिंग ली थी या सेल्फ? मैंने कोचिंग लिया था और मेरा कोविड के टाइम पे कोचिंग था। ज़्यादातर मैंने कुछ मैक्सिमम मतलब 30% सिलेबस ऑलमोस्ट मेरा ऑनलाइन ही मुझे पढ़ना पड़ा। और मुझे ऐसा लगता है, देखो मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से था तो शायद हो सकता है मुझे थोड़ा बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा हो कि मैं इसलिए ले लिया कोचिंग। अब मुझे ऐसा पर्सनली मेरा मानना है, हो सकता है मैं गलत भी हो सकता हूँ, मेरा पर्सनली मानना है कोचिंग एक रास्ता दिखा सकता है, मतलब इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। कोचिंग आपको पास वास नहीं करा सकता। अल्टीमेटली आपको अपने खुद के दम पे और खुद से पढ़ना करेगा। आप कोचिंग करोगे तब भी पास हो सकते हो और नहीं करोगे तब भी पास हो सकते हो। बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स है बिना कोचिंग के वो टॉप कर दिए। तो मेरा मतलब ये है कि कोचिंग एक रास्ता दिखा सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और कोचिंग से अच्छा अगर आप सेल्फ एनालिसिस करके, सेल्फ फोकस करके, गोल ओरिएंटेड स्टडी करके और आप खुद को स्टडी के लिए 6 से 8 से 10 घंटे टाइम दे सकते हैं तो कोई मैंडेटरी नहीं है। मैक्सिमम मटेरियल्स आपको ऑनलाइन एक्सेस मिल सकते हैं, सब जगह आपके पास इतनी रिसोर्सेस हैं। तो जो टीचर कोचिंग में पढ़ा रहा है, किसी न किसी टीचर का हर एक सब्जेक्ट का, हर एक चैप्टर का यूट्यूब पे, सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, तो आप वहाँ से भी एक्सेस कर सकते हो, आप डेफिनेटली क्लियर कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब कोचिंग का कोई इतना वो नहीं कि कोचिंग नहीं करेंगे। इतना हाइप क्रिएट कर दिया गया है कोचिंग। मुझे ऐसा है बहुत बड़ा हाइप, मैं तो खुद किया हूँ, मैं इसका अगेंस्ट नहीं हूँ, बट मैं मानता हूँ कि अगर आप बिगिनर हो, अगर आपके पास रिसोर्सेस हैं और आप डेफिनेटली कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्या अंतिम मैसेज क्या रहेगा, क्या कहना चाहेंगे सभी एस्पिरेंट के लिए? मैं यही अपना बताना चाह रहा हूँ, मैं लोगों को जो यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो इंटरव्यू दे रहे हैं, उनके लिए ऑल द बेस्ट। और उसके साथ साथ जो भी प्रिपरेशन करने के लिए सोच रहे हैं या करना चाहते हैं या कर रहे हों, उनके लिए यही कि मैं कहूँगा कि आप 80% सिलेबस पे 100% एफर्ट दीजिए और डेफिनेटली आपका प्रीलिम्स होगा। और डिमोटिवेट मत होइए, एग्ज़ाम्स है, पास फेल होता है, हम भी पास फेल हुए हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हम पास भी हुए हैं, फेल भी हुए हैं, फिर भी मैं रैंक अपग्रेडेशन के लिए मैं एग्ज़ाम्स दे रहा हूँ। तो ये चीज़ें मैटर करता है कि अगर आप अच्छी तरीके से चीज़ों को एनालाइज करोगे, सिलेबस पे फोकस करोगे और पढ़ोगे तो आप डेफिनेटली अच्छी तरीके से मैनेज कर पाओगे सिलेबस को और अच्छी तरीके से आप आंसर भी कर पाओगे। और टेस्ट सीरीज पे विशेष फोकस करना, करंट अफेयर पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि 60% सिलेबस मुझे प्रीलिम्स और मेंस में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि कहीं न कहीं वो लिंकअप हैं करंट अफेयर से। तो ये सब करिए आप लोग, आपको पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी अच्छे तरीके से एग्ज़ाम्स देंगे। ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू भैया, थैंक यू।